लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले तो लेक्चर को सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा मैंने जो असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट में मैंने जो है वो मैंने जो सुबह शेयर किया था स्क्रीन पर व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी असाइनमेंट को जो है वो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं उसको भी जो है वो साथ साथ यहाँ पर सॉल्व करवा सकूँ। सो आज जो हमने स्टार्ट किया था, वेट अ मिनट, मैं एक चीज़ सेटिंग कर लूँ। ओके, सो आज की क्लास के अंदर जो मैंने काम स्टार्ट करना था वो हमारा चैप्टर नंबर 7 था। चैप्टर नंबर 7। और जो बच्चे कनेक्टेड है मेरे साथ, आई होप कि उन बच्चों ने जो है वो हमारी चैप्टर नंबर 7 का जो आज की लेक्चर थे जिसमें हमने वीडियो नंबर 1 जो है वो एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो नंबर 1 को देख के मैंने जो असाइनमेंट्स गिवन थे उसको जो है वो सॉल्व करना था। सो इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स थे। एक टॉपिक था हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, और दूसरा हमारे पास था साथ साथ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। सो ये दो टॉपिक्स थे जो कि हमने इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो समझने थे और सीखने थे। सो सबसे पहले जो है वो मैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को एक्सप्लेन करता हूँ कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का क्या मतलब था। सो वी हैव काइनेटिक molecular model. सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में हमारे पास जो है वो तीन पॉस्टुलेट्स हैं, तीन बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो स्टेट करता है। जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि हर जो मैटर है वो हर मैटर जो है वो डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और उन स्मॉल पार्टिकल्स को जो है वो हम एटम्स कहते हैं। सो यहाँ पर जो है वो एटम से रिलेटेड जो है बहुत सारी थ्योरीज आती गई, जिसमें हमने रदरफोर्ड की थ्योरी भी पढ़ी, हमने बोहर्स की थ्योरी भी पढ़ी है, इसी तरह से हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी है। इस तरह से एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो है वो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स और बहुत सारे डिफरेंट जो है वो थ्योरीज जो है वो हमारे पास शामिल थी। तो उन्हीं में से, उन्हीं थ्योरीज के अंदर से जो है वो हमारे पास एक ये मॉडल भी है जिसे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल कहते हैं। और उसी के जो बेसिक तीन पोस्टुलेट्स हैं, उन तीन पोस्टुलेट्स को जो है वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम फर्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट जो हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का है वो ये कहता है कि एवरी मैटर is made up of tiny particles known as molecules. तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट पॉइंट था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल कहता है कि हम चाहे किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को ले लें, चाहे हम सॉलिड को ले लें, चाहे हम लिक्विड को ले लें, चाहे हम गैस को ले लें, किसी भी स्टेट को ले लें, हमारा जो उस स्टेट के अंदर जो टाइनी पार्टिकल है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। एंड वी नो दैट कि हमारा जो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर टाइनी पार्टिकल होता है उसे हम एटम कहते हैं। तो वो थ्योरी का पार्ट है, हम फिलहाल उस थ्योरी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की बात करें। और अकॉर्डिंग टू दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, ये मॉडल ये कहता है कि हमारी जो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हर स्टेट जो है वो हमारी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और वो टाइनी पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सो आई होप कि ये जो पहला पॉइंट था वो क्लियर होगा।
इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर है, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल से रिलेटेड है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का मतलब क्या है, कि उसका जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो टाइनी पार्टिकल है, सबसे छोटा जो पार्टिकल है, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। देन सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि एवरी मॉलिक्यूल इज इन कांस्टेंट मोशन। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि चाहे हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को ले लें, चाहे हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ले लें, या चाहे हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स को ले लें, तहसीन नजर चाहो तो अभी भी लिख लो, और या फिर जो है वो वेट कर लो, मैं असाइनमेंट शीट सॉल्व करवाऊंगा, उसके स्क्रीनशॉट्स भी सेंड कर दूंगा। तो अभी फोकस करो राइटिंग के बजाय जो है वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करो। हॉस्टल बॉयज, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सो सेकंड पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का हमें ये कहता है कि तमाम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो गैस के मॉलिक्यूल्स हो, तमाम मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा मोशन के अंदर होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कभी भी रुका हुआ नहीं होता। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखें, दे आर इन मोशन। गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखें, दे आर इन मोशन। गैसेस के मॉलिक्यूल्स को देखें, दे आर इन मोशन। तो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर अगर हम देख लें, तो उस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो तमाम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो तमाम मॉलिक्यूल जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। अब टाइप ऑफ मोशन अलग अलग हो सकता है। लाइक अगर हम सॉलिड की बात करें और हम लिक्विड की बात करें, सॉलिड और लिक्विड के अंदर, दोनों के अंदर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो होता है वाइब्रेटरी। सॉलिड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साथ साथ स्लाइड भी करते हैं, अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज भी करते हैं। इसी तरह से अगर हम गैस के मोशन की बात करें, तो गैसेस के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर इन रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन के अंदर मौजूद होते हैं। पोस्टल बॉयज, हमें पोस्टुलेट्स मैंने लिखा हुआ भी है, तो आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक जगह पे आराम से जो है वो बैठ के समझेंगे तो मेरे ख्याल से समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट, जिसमें हमने ये बताया कि तमाम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टैटिक नहीं होते, वो रुके हुए नहीं होते, दे आर इन कांस्टेंट मोशन। And the type of motion in them is in solid and liquid, the molecules are in vibratory motion, जबकि जो तीसरी स्टेट ऑफ मैटर गैसेस है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है इस पोस्टुलेट का, इस मॉडल के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैंने अभी समझाया, अब मैं जा रहा हूं थर्ड पॉइंट की तरफ। सो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एवरी अदर मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। लाइक अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को देख लें, सॉलिड के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे रहते हुए, बट दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखें, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं, स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और साथ साथ जो है वो उनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान
जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। इसी तरह से गैसेस के मॉलिक्यूल जो कि रैंडम मोशन में होते हैं और रैंडम मोशन में होने के वजह से जो है वो उनके दरमियान भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये हमारे जो है वो अच्छा, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये डिपेंड करती है सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर, बट ये फोर्स एग्जिस्ट तमाम स्टेट में करती है, बट जो मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का वो सब स्टेट के अंदर अलग होता है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि गैसेस को देखें तो गैसेस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। ओके, मुस्तफा अली, अमीर अली, मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताई। ये जो हमारा थर्ड पॉइंट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का, इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में थर्ड पॉइंट में हमने ये सीखा कि तीसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एवरी अदर मॉलिक्यूल। सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। आई होप ये 3 पॉइंट्स थे और ये तीनों पॉइंट्स जो है वो सबको क्लियर होंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके जो है वो पूछ सकता है। तो ये 3 बेसिक पोस्टुलेट्स हैं और इन्हीं पोस्टुलेट्स को यूज करके, इन्हीं पोस्टुलेट्स की बेसिस पे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की बेसिस पे हम जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक व्हाट आर द सेकंड properties of solid, properties of liquid and properties of gases। रजा अली कह रहा है सेकंड पॉइंट में दोबारा बता दूं। ओके रजा अली, सेकंड पॉइंट में मैंने ये कहा था कि तमाम मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद है और इन तमाम मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के अंदर मौजूद है वो रुके हुए नहीं है, इसके अंदर मौजूद तमाम मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं ग्लास ऑफ वाटर ले लूं तो इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे वो रुके हुए नहीं होंगे, दे आर इन कांस्टेंट मोशन। अगर मैं अपने सराउंडिंग में एयर को ले लूं तो एयर के अंदर भी मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं। सो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तमाम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स रुके हुए नहीं होते बल्कि मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड के अंदर वाइब्रेटरी मोशन, लिक्विड के अंदर वाइब्रेटरी के साथ साथ स्लाइड भी करते हैं, और तीसरी गैसेस के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन जो है वो पॉजेस करते हैं। उसके बाद हम अपनी वीडियो लेक्चर के अंदर जो दूसरा एसएलओ समझाया गया था दैट इज प्लाज्मा। तो हम जो है वो मैं यहाँ पे प्लाज्मा को एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज दी प्लाज्मा। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है वो अच्छा, जो पार्टिसिपेंट हैं जो कि हैंड रेस कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा अगर कोई सवाल है तो सवाल जो है वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर भेज दो। हैंड रेस करने से मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या सवाल पूछना है। डायरेक्ट चैट बॉक्स के अंदर आकर जो है वो मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं रीड करके उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो मैं प्लाज्मा समझा देता हूँ, उसके बाद सवाल की तरफ चलते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो यहाँ पे सॉलिड जो है वो मौजूद है और लेट्स से मेरे पास जो सॉलिड है वो आइस की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सॉलिड को जो है वो यहाँ से हीट करना शुरू कर दी। जब मैंने हीट की, किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स उन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हीट करने से पहले जो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा था। जब मैंने इसको हीट किया, सो हीट करने के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है या जो स्पीड है वाइब्रेशन की वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले अपनी पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेशन इस तरह से हो रही थी और जब मैं उसको हीट करूंगा तो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।
जब मैं सॉलिड को हीट करके उसकी वाइब्रेशन या सॉलिड को हीट करता हूँ और उससे उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, तो उसके बाद क्या होगा कि उस सॉलिड का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज होने लगेगा, और राइज होने के बाद एक ऐसी स्टेट आएगी कि वो जो सॉलिड है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, और लिक्विड वो जो स्टेट होगी उसको हम यहाँ पे वाटर कह रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड को जब हमने हीट किया, एनर्जी प्रोवाइड की, तो उस एनर्जी को गेन करके वो जो सब्सटेंस था वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। इसका मतलब है सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हमने क्या किया, हीट किया। बिल्कुल इसी तरह से जब मैंने लिक्विड को हीट किया, तो लिक्विड को हीट करने से एक ऐसा टाइम आएगा कि वो वाटर जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, और बॉईल होने के बाद जो है वो बॉईल होने के बाद जो है वो हमारी जो लिक्विड वाटर था अब वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो हमारा वाटर था वो कन्वर्ट हो गया स्टीम के अंदर। ही जैसे जैसे एक स्टेट को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो अगली स्टेट में चला जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे। ओके, मेरे ख्याल से इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था, आई थिंक अब जो है वो क्लियर होगी। यहाँ मैंने ये बताया कि जब हम किसी एक स्टेट को हीट करते हैं तो वो अगली स्टेट में चली जाती है, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में हीट रिक्वायर्ड होती है। सिंपल सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली थी आइस, वाटर और स्टीम की। आइस को जब मैंने हीट किया एक स्टेट पे आके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर को फर्दर हीट करेंगे तो वाटर को हीट करने से वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, वाटर को जब हमने हीट किया तो वाटर को हीट करने से जो है वो अब वो गैस में या स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, जो चीज मैं समझाना चाह रहा था उस पर आता हूँ। लेट सपोज अब हमारे पास गैस है, सॉलिड को हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को हीट करके गैस में कन्वर्ट किया। अब यहाँ हमारे पास जो है वो गैस मौजूद है, और अब अगर हम गैस को हीट करते हैं, देखिए ये बात भी याद रखना कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को या मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आता है दूसरे मॉलिक्यूल को टकराएगा। इसी तरह से जो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो टकराना है ड्यूरिंग दिस कोलिजन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है और इस हाई स्पीड से मूव करने लग जाते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो तमाम मॉलिक्यूल जो है बहुत ज्यादा हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल अगर आके इसको हिट करता है तो हिट करने से अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसी तरह से ये दूसरे मॉलिक्यूल को जाके टकराता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। इस तरह से कंटिन्यूसली एक दूसरे को टकराते हैं और टकराने के बाद जो है वो एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। और इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से क्या होगा, वो जो एक एटम होता है ना हमारे पास, एटम हमें पता है कि एक न्यूट्रल बॉडी है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है वो एक एटम ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और यहाँ हमारे पास जो है वो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इस एटम के या इस मॉलिक्यूल के शेल्स के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो एटम है ये आके इसको टकराएगा, टकराने से एनर्जी ट्रांसफर होगी और इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो इस एटम को छोड़ के एमिट हो जाएगा, एटम को छोड़ के जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ से कोई और एटम या कोई और मॉलिक्यूल आके जब इसको टकराएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जो है वो यहाँ से एमिट हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। जब भी किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट होता है या कोई पार्टिकल्स निकल जाता है तो वो एटम जो है वो हमारा अब न्यूट्रल नहीं रहता, वो एटम जो है वो हमारा, बेटा एमिट का मतलब होता है निकलना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, यहाँ से दूसरे एटम ने आके इसको टकराया,
और टकराने से क्या हुआ, इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर की, और एनर्जी ट्रांसफर करने से क्या होगा, इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एमिट हो जाते हैं। तो अब ये एटम जो है वो एटम नहीं रहा, अब ये एटम जो है वो आयन बन गया। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से आयन बन गया। अब इसके बाद और दूसरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दूसरा एटम आके इसको टकराएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। इस तरह से जब तक गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन होंगे, तो कोलिजन से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, और एनर्जी ट्रांसफर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिट होने से क्या होगा कि वो एटम जो है वो आयन फॉर्म कर लेगा, आयन आयन फॉर्म हो जाएगी। और इस तरह से एक ऐसा टाइम आएगा कि इस एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। तो मैं इसको जो है वो दोबारा से ड्रॉ करके बता देता हूं। तो ये मेरे पास जो है वो न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको छोड़कर निकल गए बाहर। तो अब हमारे पास ये जो कंटेनर था जिसमें मैं गैस को हीट कर रहा था, अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, मैंने एक एटम के बारे में ड्रॉ करके दिखाया। तो अब इस कंटेनर के अंदर मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है, और इस न्यूक्लियस के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल गए। निकल के कहाँ गए, उसी कंटेनर के अंदर ही मौजूद है। इसका मतलब है अब ये जो मेरा पूरा कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास मिक्सचर ऑफ fast moving electrons fast moving electrons and their nucleus। तो अब ये मेरे पास एक मिक्सचर बन गया है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं और बहुत सारे जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि उसी मिक्सचर के अंदर जो है वो एक बहुत ज्यादा हाई स्पीड से जो है वो मूव कर रहे हैं। सो दिस स्टेट जिसमें हमने गैस को हीट किया, हीट करने के बाद ये वाली स्टेज फॉर्म हो गई कि कोलिजन होते गए, कोलिजन होने से एनर्जी ट्रांसफर हुई और एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके निकलते गए। जब उस एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो सारे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हमारे पास कंटेनर में एक मिक्सचर फॉर्म हो गया जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस थे और हमारे पास बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। तो ये जो हमारा पूरा मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज नोन एज प्लाज्मा। ये वाली जो स्टेट है मैटर की, इस स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा कहते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मैटर एग्जिस्ट इन द आयोनिक स्टेट। मैटर जो है वो आयोनिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मा के अंदर एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं होते। सॉलिड, लिक्विड और गैस को अगर हम देखें तो इन तीनों स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम जो है वो न्यूट्रल होते हैं, जबकि प्लाज्मा के अंदर जो है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूट्रल नहीं होते, बल्कि उनका न्यूक्लियस अलग हो गया होता है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एमिट होके अलग से निकल चुके होते हैं। सो इस स्टेट को जो है वो हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा जो है वो हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन इस फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड, और जो हमारी जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल समझाया था उससे रिलेटेड। तो मैं जो है वो ओके, सो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। कि बॉयज यहाँ तक कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें।
मुश्तबा ने जो है वो सवाल किया है, मुश्तबा कह रहा है प्लाज्मा को एक्सप्लेन करें। बेटा प्लाज्मा जो है वो चौथी स्टेट होती है मैटर की, जिसमें हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी तरह से जो तीसरी स्टेट होती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो अपनी मॉलिक्यूल जो है अपनी उस स्टेट में नहीं होते, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, सो एटम जो है वो अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर नहीं होते, बल्कि हमने उसको हीट करके जो है वो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम एमिट करवा देते हैं, और एमिट करने के बाद जो है वो मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देते हैं और वो आइंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इस चौथी स्टेट ऑफ मैटर को जो है वो हम प्लाज्मा कहते हैं। सो हमारे पास टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना रिमेनिंग है। ओके 10 मिनट है, तो इन 10 मिनट के अंदर जो हमारी असाइनमेंट शीट थी मैं उसको भी जो है वो साथ साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सो ये हमारी जो है वो असाइनमेंट शीट थी, इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था, ओके सो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लें। स्टेट 3 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। 3 पोस्टुलेट्स मैंने बताए थे अभी एक्सप्लेनेशन के दौरान। पहला जो पोस्टुलेट या जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि एवरी स्टेट ऑफ मैटर is made up of tiny particles known as molecule। तो तमाम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, दूसरे पॉइंट में हमने कहा था कि एवरी मॉलिक्यूल इज इन कांस्टेंट मोशन, कि तमाम मॉलिक्यूल जो है वो चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड के हों या गैसेस के हों, तमाम मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा मोशन में होते हैं, स्टैटिक नहीं होते। बेटा मेरी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या मसला है आवाज़ के अंदर। ओके सो थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो थर्ड पॉइंट ये था कि एवरी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मॉलिक्यूल। सो मैं हम लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट में, एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एवरी अदर मॉलिक्यूल। सो ये हमारे जो है वो पोस्टुलेट थे 3। हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। इस क्लास के अंदर हम जो है, क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो रहा है, तो हम इसको जो है वो, ठीक है, मुस्तफा अली ने मुझे जवाब दिया है, बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो अपनी क्लास को जो है वो हम आज यहीं तक रखते हैं। यहीं से हम जो है वो अपनी वर्कशीट को क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट भी करेंगे। सो यहाँ तक किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना है, कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ ऐसी जो पूछने लायक है, तो वो बेटा आप पूछ सकते हैं।